हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे एल्काइन की केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, चलो। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइन, इसमें हमको एक तो पढ़ना है एसिडिक कैरेक्टर ऑफ एल्काइन, मतलब एल्काइन का अम्लीय लक्षण या एल्काइन का अम्लीय गुण। दूसरा हमको पढ़ना है एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन, सॉरी, एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्काइन, मतलब एल्काइन की योगात्मक अभिक्रिया। तीसरा हमको पढ़ना है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइन, मतलब एल्काइन का ऑक्सीकरण। चौथा हम पढ़ेंगे ओजोनोलाइसिस, ओजोनी अपघटन। पांचवा आइसोमराइजेशन, मतलब समावयवीकरण। और छठा है कंबसन, यानी कि दहन। ठीक है, ये सब एक एक करके पढ़ते हैं। चलो, सबसे पहले है बेटा एसिडिक कैरेक्टर ऑफ एल्काइन, है ना। इसके बारे में पहले बात कर लेते हैं क्या होता है। देखो, वन एल्काइन में एसिडिक हाइड्रोजन होता है। जो वन एल्काइन होती है उसमें एसिडिक हाइड्रोजन होता है ना। वन एल्काइन क्या होती है, उसमें एसिडिक हाइड्रोजन क्यों होता है, वो सब अपन बात करेंगे। पहले लिख लेते हैं, वन एल्काइन में एसिडिक हाइड्रोजन होता है। इसलिए वन एल्काइन मेटल्स के साथ प्रतिस्थापन प्रतिस्थापन अरे प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया मतलब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती है। ठीक है, पहले एक बार ये पढ़ो फिर अपन समझते हैं। वन एल्काइन में एसिडिक हाइड्रोजन यानी कि अम्लीय हाइड्रोजन होता है, इसलिए वन एल्काइन मेटल्स के साथ प्रतिस्थापन अभिक्रिया यानी कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती है। ठीक, चलो अब समझते हैं पहले तो वन एल्काइन क्या होता है। देखो, जैसे आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी और ये एच। ठीक, इसमें यदि आप इसे नंबर दोगे तो देखो, ये 1 नंबर कार्बन और ये 2 नंबर कार्बन है ना। इसके आगे यदि कोई कार्बन होगा तो उसको 3 दे देंगे। तो हमारा जो ट्रिपल बॉन्ड है वो 1 नंबर की पोजीशन पे आ रहा है। ट्रिपल बॉन्ड कहाँ आ रहा है, 1 नंबर की पोजीशन पे, इसलिए हम इसको वन एल्काइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वन एल्काइन। इतना क्लियर है। हमारा जो ट्रिपल बॉन्ड है वो 1 नंबर की पोजीशन पे है, इसलिए हम इसको वन एल्काइन बोलेंगे। ठीक, अच्छा, अब इस वन एल्काइन में देखो, ये जो ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है इसमें sp संकरण होता है। ट्रिपल बॉन्ड कार्बन में कौन सा संकरण होता है, sp संकरण होता है। ठीक, अब ये जो sp संकरण है, ये जो sp संकरण है, इस sp संकरण में परसेंटेज s 50% होता है। कितना प्रतिशत होता है, 50% होता है। और जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, ऐसा करते हैं, जो एसिडिटी होती है, जो एसिडिटी होती है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के समानुपाती होती है।
और जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो परसेंटेज एस के समानुपाती होती है। ठीक है बेटा, फिर से समझो। ट्रिपल बॉन्ड 1 नंबर की पोजीशन पे, इसलिए हम इसे 1 एल्काइन बोल रहे हैं। अब ट्रिपल बॉन्ड कार्बन में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, तो sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। ठीक है, अब जो sp हाइब्रिडाइजेशन है उसमें परसेंटेज एस 50% होता है, जो सबसे ज्यादा है, मैक्सिमम। ठीक है, तो हमारा जो परसेंटेज एस है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि समानुपाती है, और जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो एसिडिटी के समानुपाती है। तो चूंकि यहाँ पे परसेंटेज एस बहुत ज्यादा है, 50% मैक्सिमम होता है, तो 50% है, जिसके कारण इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होने के कारण एसिडिटी बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन हो जाता है एसिडिक हाइड्रोजन। कैसा हो जाता है, एसिडिक हाइड्रोजन। ठीक है बेटा, अब ये जो एसिडिक हाइड्रोजन है, इसकी रिएक्शन यदि आप किसी मेटल के साथ करवाते हैं, किसके साथ करवाते हैं, किसी मेटल के साथ, है ना, इस एसिडिक हाइड्रोजन की रिएक्शन किसी मेटल के साथ करवाते हैं, तो क्या होगा, ये जो मेटल है ये इस ट्रिपल बॉन्ड कार्बन पे जुड़ेगी, और ये जो हाइड्रोजन है ये यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा। ठीक, यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी, और यहाँ पे मेटल आ जाएगी। अब ये जो हाइड्रोजन यहाँ से निकला है ये H2 गैस के रूप में बाहर निकलेगा। किसके रूप में बाहर निकलेगा, H2 गैस के रूप में। बोलो, इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। अरे एसिडिक हाइड्रोजन। ठीक है, क्लियर, नोट करो। चलो इसके बारे में कुछ और बातें पढ़ते हैं। जैसे यदि मैं एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करूं, एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करूं, तो जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो सबसे ज्यादा होती है एथाइन में। किस में होती है, एथाइन में। अच्छा, इसके बाद प्रोपाइन में थोड़ी कम हो जाती है, प्रोपाइन में थोड़ी कम हो जाती है, और ब्यूटाइन में और भी कम हो जाएगी। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, देखो अभी मैंने बताया कि जो ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है, जो ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है, इस ट्रिपल बॉन्ड कार्बन में sp संकरण होता है। कौन सा संकरण होता है, sp। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन में कौन सा संकरण होता है, sp संकरण होता है। ठीक, इस तरह से। अब sp जो संकरण होता है, अरे जो sp संकरण होता है इसमें परसेंटेज एस कितना होता है, 50%। ठीक है, परसेंटेज एस कितना होता है, 50%, अभी हाल ही बताया था ना। और जो एसिडिटी है, जो एसिडिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, और जो डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो परसेंटेज एस के समानुपाती है। ठीक है, अच्छा, तो sp तो तीनों में ही है, फिर अंतर क्या है, अंतर ये है कि यहाँ पे जो sp कार्बन है इसके पास हाइड्रोजन है, और यहाँ पे भी जो sp कार्बन है इसके पास हाइड्रोजन है, मतलब इसमें दो एसिडिक हाइड्रोजन है। कितने एसिडिक हाइड्रोजन है, दो, तो 2 एसिडिक हाइड्रोजन, जबकि इसमें केवल एक ही है, 1 एसिडिक हाइड्रोजन, 1 एसिडिक हाइड्रोजन, जबकि इसमें कोई भी नहीं है,
जीरो एसिडिक हाइड्रोजन। बात समझ में आ रही है? इसके पास जीरो एसिडिक हाइड्रोजन है इसलिए इसकी एसिडिटी सबसे कम। इसमें एक एसिडिक हाइड्रोजन है इसलिए इसके कंपेयर में इसकी एसिडिटी ज्यादा, और इसमें दो एसिडिक हाइड्रोजन है इसलिए इसकी एसिडिटी इससे भी ज्यादा। क्लियर? तो एसिडिटी का जो ऑर्डर है उस ऑर्डर में सबसे आगे कौन आ जाएगा? एसिडिटी के ऑर्डर में सबसे आगे आ जाएगा एथाइन। कौन आ जाएगा? एथाइन। एथाइन के बाद प्रोपाइन, प्रोपाइन, और प्रोपाइन के बाद ब्यूटाइन। ठीक है, ये ब्यूटाइन है, ये प्रोपाइन है और ये एथाइन है। अच्छा, यदि एल्केन, एल्कीन और एल्काइन हो तो, यदि एल्केन, एल्कीन और एल्काइन हो तो एसिडिटी में सबसे आगे आएगा बेटा एल्काइन। कौन आएगा? एल्काइन। उसके बाद एल्कीन और सबसे कम एल्केन। ठीक है ना? आप चाहें तो एग्जांपल इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये एल्काइन हो गया। CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये एल्कीन हो गया। और CH3 ट्रिपल सिंगल बॉन्ड CH3, ये एल्केन हो गया। अब इसमें sp संकरण है जबकि इसमें sp2 संकरण है, और इसमें sp3 संकरण है ना? अब sp संकरण में परसेंटेज एस कितना होता है? तो यहां पे परसेंटेज एस होगा 30, परसेंटेज एस होगा 50%, जबकि जो sp2 होता है इसमें परसेंटेज एस होता है 33.3%। ठीक है, जबकि sp3 में परसेंटेज एस होता है 25%। कितना होता है? 25%। ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड में 25%, डबल बॉन्ड वाले कार्बन में 33.3 और ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन में 50%। परसेंटेज एस कैसे निकालते हैं ये मैंने बेसिक ऑर्गेनिक में बताया था। ठीक है, यदि आपने नी पढ़ा है या आपको नी निकालना याद है तो आप बेसिक ऑर्गेनिक वाला वीडियो देखें। ठीक है, अच्छा, बेसिक ऑर्गेनिक आपको मिलेगा GOC की प्लेलिस्ट में, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में। ठीक है, अच्छा, अब बात को समझो। इसमें परसेंटेज 50 है, इसमें 33.3 है और इसमें 25 है। क्लियर? अब हमने यहाँ पे क्या लिखा कि परसेंटेज बढ़ेगा, परसेंटेज समानुपाती डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एसिडिटी। मतलब परसेंटेज यदि बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी और एसिडिटी भी बढ़ेगी। तो चूंकि इसमें परसेंटेज सबसे ज्यादा है इसलिए इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा, तो एसिडिटी भी सबसे ज्यादा। जबकि इसमें परसेंटेज सबसे कम है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सबसे कम और एसिडिटी भी सबसे कम। ठीक है, नोट करो। ठीक है, तो हमने ये तो समझ लिया कि ट्रिपल बॉन्ड के कारण जो एल्काइन है उसमें एसिडिक करेक्टर होता है, और एसिडिक करेक्टर के कारण जो एल्काइन है वो मेटल्स के साथ प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता है। ठीक, अब कौन कौन सी प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता है वो हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहला है रिएक्शन विथ सोडियम और सोडामाइट। ठीक है, रिएक्शन विथ सोडियम और सोडामाइट, मतलब सोडियम के साथ अभिक्रिया करवा दो या सोडामाइट के साथ। देखो, जैसे मान लो RC ट्रिपल बॉन्ड C और ये H है ना, और यहाँ पे आप चाहें तो सोडियम मेटल ले लो या फिर सोडामाइड ले लो। ठीक है, दोनों ही केस में क्या होगा, ये जो एसिडिक हाइड्रोजन है ये यहाँ से सब्स्टिट्यूट होगा, प्रतिस्थापित होगा और उसकी जगह पे मेटल आके जुड़ जाएगा। ठीक है, और ये जो एज बाहर गया है
ये हाफ H2 के रूप में इस तरह से बाहर निकलेगा। क्लियर? अच्छा, जैसे मान लो यदि मैं एल्काइन ले लेता, एल्काइन मतलब एथाइन की बात कर रहे हैं, H C ट्रिपल बॉन्ड C और H, ठीक है, ये एथाइन है। कौन है? एथाइन। इसका एक फेमस नाम है एसिटिलीन। क्या नाम है? एसिटिलीन। यदि इसको लेते हैं और यहाँ पे दोनों में से कुछ भी ले लो, जैसे मान लो NaNH2 ले लिया, ठीक है, तो इसमें क्या है बेटा, इसमें दो एसिडिक हाइड्रोजन है। कितने एसिडिक हाइड्रोजन है? दो। तो ये दोनों एसिडिक हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस होंगे और दोनों की जगह पे क्या आ जाएगा? सोडियम। ठीक है, तो Na C ट्रिपल बॉन्ड C Na, है ना, इसको हम बोलेंगे डाई सोडियम एसिटालाइट। क्या बोलेंगे? डाई सोडियम एसिटालाइट, या आप ऐसा भी बोल सकते हैं डाई सोडियम ये दो सोडियम है ना, इसलिए डाई बोल रहे हैं, डाई सोडियम एथाइनाइट, डाई सोडियम एथाइनाइट। ठीक है, नोट करो। ठीक, अच्छा मान लो इस तरह से ले लेते, जैसे CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C और ये H, और यहाँ पे NaNH2। ठीक है, तो यहाँ पे ये एसिडिक हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकलता और इसकी जगह पे कौन आ जाता? सोडियम। तो ये बनता CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C Na। अब इसमें एक ही सोडियम है तो इसको बोलते हैं मोनोसोडियम, और ये प्रोपाइन से बना तो प्रोपाइनाइट, मोनोसोडियम प्रोपाइनाइड, या आप नॉर्मल सोडियम प्रोपाइनाइड भी कह सकते हैं। ठीक है, नोट करो। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट, रिएक्शन विथ टोलेंस रिएजेंट। रिएक्शन विथ टोलेंस रिएजेंट। टोलेंस रिएजेंट क्या होता है? देखो, पहले तो RC ट्रिपल बॉन्ड C और ये H, है ना, आपने AgNO3 लिया। क्या लिया? AgNO3, और साथ में ले लिया NH4OH। AgNO3 और साथ में क्या ले लिया? NH4। तो इस पूरे को ही बोलते हैं टोलेंस रिएजेंट। क्या बोलते हैं? टोलेंस रिएजेंट। टोलेंस रिएजेंट क्या बोलते हैं? टोलेंस रिएजेंट। तो यहाँ पे भी सेम वही चीज होगी, ये जो एसिडिक हाइड्रोजन है ये यहाँ से बाहर निकलेगा और इसकी जगह पे ये जो सिल्वर मेटल है ये आके जुड़ेगा, तो बन जाएगा RC ट्रिपल बॉन्ड CAG। ठीक है, और यहाँ पे इसका वाइट PPT आता है। कैसा PPT आता है? वाइट PPT, याद रखना। कैसा PPT आता है? वाइट PPT, मतलब सफेद रंग का या श्वेत रंग का उछेप मिलता है। ठीक, और इसको हम बोलेंगे सिल्वर एल्काइनाइट। क्या बोलेंगे? सिल्वर एल्काइनाइड। क्या बोलेंगे? सिल्वर एल्काइनाइड। ठीक, अच्छा कुछ और बताऊं, जैसे मान लो आपने ले लिया CH3C ट्रिपल बॉन्ड C और ये H, है ना, और AgNO3, ठीक है, साथ में NH4OH, है ना। तो क्या होगा?
ये जो एसिडिक हाइड्रोजन है ये यहाँ से प्रतिस्थापित होगा और इसकी जगह पे मेटल आके जुड़ जाएगा। इसको बोलेंगे सिल्वर प्रोपाइनाइट। क्या बोलेंगे? सिल्वर प्रोपाइनाइट। ठीक है बेटा। अच्छा, यदि एसिटिलीन लेते तो देखो एसिटिलीन में क्या होता है, दोनों ही ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के पास एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं, और साथ में ले लेते हैं टोलेंस रिएजेंट। टोलेंस रिएजेंट, टोलेंस रिएजेंट। तो क्या होता, ये दोनों हाइड्रोजन यहाँ से प्रतिस्थापित होते और इनकी जगह पे सिल्वर मेटल आके जुड़ जाता है ना। तो ये ऐसा बनता Ag C ट्रिपल बॉन्ड C Ag। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डाई सिल्वर एसिटलाइट। डाई सिल्वर एसिटलाइट। अच्छा, ये जो सिल्वर प्रोपानाइट या सिल्वर एसिटलाइट जो भी बनता है, इसका वाइट पीपीटी आता है, याद रखना। कैसा पीपीटी आता है? वाइट पीपीटी, मतलब श्वेत अवक्षेप। ठीक है। कई बार बच्चे ये सोच लेते हैं कि यार यहाँ पे टॉलरेंस रिएजेंट है तो रजत दर्पण बनेगा, सिल्वर मिरर बनेगा जो कि एल्डिहाइड के साथ बनता है। तो ऐसा यहाँ पे नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे कोई रजत दर्पण नहीं बनेगा, कोई सिल्वर मिरर नहीं बनेगा, केवल वाइट पीपीटी आएगा। ठीक है, याद रखना, नोट करो। चलो अगला देखें। नेक्स्ट है रिएक्शन विथ अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड। रिएक्शन विथ अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड। ठीक है, देखो जैसे मान लो CH3C ट्रिपल बॉन्ड C और ये H। ठीक, और यहाँ पे लिख दिया जाए Cu2Cl2 और साथ में NH4OH। तो इसी को बोलते हैं हम अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड। क्या बोलते हैं? अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड। या फिर ऐसा लिखने की बजाय इस तरह से लिख दे Cu2Cl2 प्लस NH4OH। तो इसको क्या बोलते हैं? अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड। क्या बोलते हैं? अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड। क्या होगा यहाँ पे? यहाँ पे भी सेम वही चीज होगी। ये जो एसिडिक हाइड्रोजन है ये यहाँ से प्रतिस्थापित होगा और इसकी जगह पे ये जो कॉपर मेटल है ये आके जुड़ जाएगा। इस तरह से। ठीक है, इसको हम बोलेंगे कॉपर प्रोपाइनाइट। प्रोपाइनाइट कैसे बनता है? देखो बहुत आसान है। ये क्या है, देखो यहाँ पे जैसे 1 2 3 3 कार्बन को नंबर मिला इसलिए प्रोप, 3 कार्बन को नंबर मिला इसलिए प्रोप, और ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए आइन। तो ये हो गया प्रोपाइन। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम? पीछे का ई हटा रहे हैं, पीछे का ई हटा रहे हैं और ई को हटा के क्या लगा रहे हैं? आइड। तो प्रोपाइन से बन गया प्रोपाइनाइड। इसी प्रकार एसिटिलीन से बन जाता है एसिटिलाइड। ठीक है, नोट करो। अच्छा, यहाँ पे एक बात याद रखना बेटा, इसका रेड पीपीटी आता है। कैसा पीपीटी आता है? रेड पीपीटी, मतलब लाल अवक्षेप। ठीक, अच्छा इसके अलावा एक बात और याद रखना, मैं याद रखे करके कुछ बातें लिख रहा हूं, याद रखना, याद रखें। पहली बात तो ये कि यदि एल्काइन इस तरह की है, RC ट्रिपल बॉन्ड CR, ठीक है, और यहाँ पे कोई भी मेटल ले लिया अपन ने। अब देखो ये R मिथाइल इथाइल प्रोपाइल कुछ भी हो सकता है, हमको ध्यान ये देना है कि ट्रिपल बॉन्ड कार्बन से कोई भी हाइड्रोजन नहीं जुड़ा है।
ट्रिपल बॉन्ड कार्बन से कोई भी हाइड्रोजन नहीं जुड़ा है। ये जो ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है इसको हम sp कार्बन कहते हैं। ट्रिपल बॉन्ड कार्बन को क्या कहते हैं? sp कार्बन। तो ट्रिपल बॉन्ड कार्बन से कोई भी हाइड्रोजन नहीं जुड़ा है, मतलब इसमें एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए मेटल के साथ रिएक्शन नहीं होगी। तो यहाँ पे बोलेंगे नो रिएक्शन, मतलब यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगी। अब यहाँ पे आप सोडियम मेटल ले लो, चाहे सोडामाइड ले लो, चाहे टोलेंस रिएजेंट ले लो, चाहे ये ले लो अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड, कोई भी रिएक्शन नहीं करेगा, क्योंकि इस प्रकार की रिएक्शन तब होती है जब एसिडिक हाइड्रोजन होता है, इसमें एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, अच्छा, एक बात तो ये। दूसरी बात, इस प्रकार की अभिक्रिया, इस प्रकार की अभिक्रिया, इस प्रकार की अभिक्रिया एल्केन और एल्कीन में नहीं होती है। ठीक है, इस प्रकार की अभिक्रिया एल्केन और एल्कीन में नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उनमें इतना ज्यादा एसिडिक करेक्टर नहीं होता। इस रिएक्शन के होने का मेन कारण है एसिडिक करेक्टर, जो कि एल्काइन के पास होता है, लेकिन एल्केन और एल्कीन के पास इतना अधिक एसिडिक करेक्टर नहीं होता, इसलिए एल्कीन और एल्केन इस तरह के रिएक्शन नहीं देते हैं। ठीक है, अच्छा, एक चीज और, इस अभिक्रिया का उपयोग करके हम एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के मिश्रण को सेपरेट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। ठीक है ना? तो इस अभिक्रिया के उपयोग से एल्काइन को एल्केन, एल्केन और एल्कीन, एल्केन और एल्कीन से पृथक कर सकते हैं, मतलब अलग कर सकते हैं, पृथक कर सकते हैं। कैसे? ये इस प्रकार कर सकते हैं आप, ये इसी को छोटा कर दूं, ये आप ऐसे कर सकते हो, देखो, जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल के लिए आपके पास एल्केन है ना, प्लस एल्कीन प्लस एल्काइन। ठीक है, तीन चीजें हैं आपके पास, एल्केन प्लस एल्कीन प्लस एल्काइन, तीनों का मिक्सचर है, तीनों का क्या है? मिक्सचर। ठीक, और यहाँ पे आपके पास मान लो एक ट्यूब है, क्या है? ट्यूब है, आपके पास एक ट्यूब है। ठीक है, ये ट्यूब है, ये ट्यूब है। ठीक है, और इस ट्यूब में आप अंदर भर देते हैं, मान लो इस ट्यूब में अंदर आपने भर दिया टोलेंस रिएजेंट। क्या भर दिया? टोलेंस रिएजेंट। इस ट्यूब के अंदर क्या भर दिया? टोलेंस रिएजेंट। अब आप सोचो, जब आप एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के मिक्सचर को इस ट्यूब में से पास करवाएंगे, इस ट्यूब में से पास करवाएंगे, तो बताओ बाहर क्या निकलेगा? सोच के बताओ, बाहर क्या निकलेगा? एल्केन प्लस एल्कीन। कौन बाहर निकलेगा? एल्केन प्लस एल्कीन। क्यों सर, एल्काइन कहाँ गई? अरे भैया, एल्काइन तो इसके साथ रिएक्शन कर लेगी ना, जो एल्काइन है वो टोलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन कर लेगी, तो एल्काइन तो अंदर ही रह जाएगी, फिर बाहर कौन निकलेगा?
एल्केन प्लस एल्किन, मतलब हमने एल्काइन को इन दोनों से सेपरेट कर लिया, ठीक है ना, नोट करो। ज्यादा जल्दी तो नहीं हो रहा ना, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ लेकिन कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि इसमें हमको काफ़ी सारी रिएक्शन पढ़नी है और इस वीडियो में ये ख़त्म करना है। आगे बढ़े, चलो। नेक्स्ट है यूज ऑफ डाइल्यूट एसिड। यूज ऑफ डाइल्यूट एसिड, देखो डाइल्यूट एसिड का उपयोग करके हम, डाइल्यूट एसिड का उपयोग करके हम जो एल्काइनाइड होता है, मेटल एल्काइनाइड, उससे वापस ओरिजिनल एल्काइन प्राप्त कर सकते हैं। देखो ऐसा नहीं समझ में आएगा, एग्जाम्पल से समझो। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई एल्काइन है, ये वाली, या इसको हटाओ, ये लेते हैं CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये प्रोपाइन है। क्या है? प्रोपाइन। ठीक, अब ये जो प्रोपाइन है इसकी अभिक्रिया मान लो मैंने मेटल से करवाई। काहे से करवाई? मेटल से। अब यहाँ पे मेटल के रूप में आप कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं सर। कुछ भी से मतलब आप सोडियम मेटल ले लो, या सोडामाइड ले लो, या टोलेंस रिएजेंट ले लो, या अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड ले लो, ठीक है। तो होगा क्या, ये जो हाइड्रोजन है ये एसिडिक है, ये यहाँ से प्रतिस्थापित होगा और इसकी जगह पे मेटल आके जुड़ जाएगा, तो ऐसा बनेगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड C, और ये मेटल आके जुड़ गया, ठीक है। अच्छा, अब इसकी अभिक्रिया यदि आप डाइल्यूट एसिड से करवा देते हैं, किससे करवा देते हैं? डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड से आप चाहो तो यहाँ पे HCl ले सकते हैं, या आप चाहो तो HNO3 ले सकते हैं, ठीक है। डाइल्यूट एसिड में आप चाहे तो HCl ले सकते हैं, आप चाहे तो HNO3 ले सकते हैं। तो डाइल्यूट एसिड में ये जो एसिड है ना, ये जो H है ना, ये H क्या करेगा, ये H इस मेटल को यहाँ से प्रतिस्थापित करवाएगा और ये H खुद आके यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो ये इस तरह से बनेगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड C और ये H। तो वापस मेरे को क्या मिल गया? प्रोपाइन। वापस मेरे को क्या मिल गया? प्रोपाइन। तो मैंने ये रिएक्शन प्रोपाइन से चालू करी थी और मेरे को वापस क्या मिल गई? मेरे को वापस प्रोपाइन मिल गई। मैंने ये रिएक्शन प्रोपाइन से चालू करी थी और वापस मेरे को क्या मिल गई? प्रोपाइन मिल गई। मतलब मैं डाइल्यूट एसिड का उपयोग करके फिर से ओरिजिनल एल्काइन को प्राप्त कर सकता हूं, ठीक। मैं लिख देता हूं, डाइल्यूट एसिड के उपयोग डाइल्यूट एसिड के उपयोग द्वारा, या ऐसा लिखे डाइल्यूट एसिड का उपयोग करके, डाइल्यूट एसिड का उपयोग करके पुनः ओरिजिनल एल्काइन प्राप्त, पुनः ओरिजिनल एल्काइन प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है बेटा। जब आप डाइल्यूट एसिड का उपयोग करेंगे तो डाइल्यूट एसिड का उपयोग करके आप पुनः यानी कि फिर से ओरिजिनल एल्काइन प्राप्त कर सकते हैं। ओरिजिनल एल्काइन मतलब जो एल्काइन आपने स्टार्टिंग में ली थी, है ना। हिंदी में इसको कहते हैं मूल एल्काइन। क्या कहते हैं? मूल एल्काइन। नोट करो। चलो आगे बढ़े। अगला क्या है? अगला है एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्काइन, मतलब एल्काइन की योगात्मक अभिक्रिया। इसमें सबसे पहला हम पढ़ने जा रहे हैं H2 का योग। H2 का योग, इसमें क्या होता है देखो, H2 के 2 मोल, कितने मोल? 2 मोल, 2 मोल। H2 के 2 मोल, H2 के
2 मोल, H2 के 2 मोल, H2 के 2 मोल एल्काइन से जुड़कर, एल्काइन से जुड़कर एल्केन देते हैं। ठीक है बेटा, ये रिएक्शन अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, आपको याद आ जाएगा। देखो अभी जैसे आपने लिया आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी और ये एच, ये हो गया आपका एल्काइन। ठीक है, ये हो गया आपका एल्काइन, साथ में H2, और आपने यहाँ पे ले लिया PT PD NI। याद आया कुछ? PT PD NI ये हीट करने का सिंबल होता है। PT PD NI ये हमने एल्केन में पढ़ा था, आपको याद हो तो। ठीक है, तो ये 1 मोल है, ये 1 मोल के एक हाइड्रोजन इस कार्बन से जुड़ेगा और एक इससे, है ना। दोनों हाइड्रोजन कहाँ जाके जुड़ेंगे? sp कार्बन पर। तो एक इस sp कार्बन पे जुड़ जाएगा और एक इस sp पर, तो बनेगा RCH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, लेकिन मैंने क्या लिखा? मैंने लिखा H2 के 2 मोल योग करेंगे। H2 के कितने मोल योग करेंगे? 2। तो ये तो एक ही हुआ, ये तो एक ही हुआ, एक और लो, तो एक और H2 लेंगे। ठीक है, फिर वही चीज देखो, ये sp2 कार्बन है, ये कौन सा कार्बन है? sp2 कार्बन। तो एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा और एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा, और फाइनली हमको क्या मिल जाएगी? एल्केन। क्या मिल जाएगी? एल्केन। कर लोगे ऐसे? नोट करो। चलो अगला देखें। नेक्स्ट है एडिशन ऑफ X2, मतलब X2 का योग। इसमें भी सेम वही होगा, 2 मोल जुड़ेंगे। X2 के 2 मोल एल्काइन से जुड़कर, X2 के 2 मोल एल्काइन से जुड़कर, है ना, X2 के 2 मोल एल्काइन से जुड़कर टेट्रा टेट्रा हेलो एल्केन, टेट्रा हेलो एल्केन देते हैं। क्या देते हैं? टेट्रा हेलो एल्केन देते हैं, है ना। यहाँ पे भी 2 मोल लेंगे। कितने मोल? 2 मोल। देखो कैसे, जैसे आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी और एच। ठीक है, मान लो आपने Br2 ले लिया। क्या ले लिया? Br2। ठीक है, तो Br2 का, ये Br2 का एक ही मोल है ना, तो एक Br तो इस कार्बन पे जुड़ेगा और दूसरा इस कार्बन पे, ये दोनों sp कार्बन है, तो ये बन जाएगा RC Br डबल बॉन्ड CH और ये Br। ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पे क्या लिखा? हमने लिखा 2 मोल। कितने मोल? 2 मोल। तो अभी तो एक ही मोल हुआ, एक और ले लो, तो एक बार Br2 और लेंगे। ठीक है, तो एक Br यहाँ जुड़ेगा और दूसरा यहाँ जुड़ेगा। ठीक है ना, तो RC Br C Br इस तरह से क्या बनेगा? टेट्रा हेलो एल्केन। देखो 4 हेलोजन हो गए ना, 1 2 3 4, तो टेट्रा हेलो एल्केन। ठीक है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा देते हैं। ठीक, अच्छा, इसमें एक बात आप याद रखना, मैं बट करके लिख रहा हूँ, बट यदि यही चीज इस तरह से होती, कैसे? जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हमने एसिटिलीन ले लिया, है ना, एसिटिलीन ले लिया, और यहाँ पे Br2 ले लिया, और साथ में आपने वाटर ले लिया, है ना। इससे कोई मतलब नहीं है ना, ये तो भले कुछ भी हो, ये हो या कोई दूसरा एल्काइन हो, इससे मतलब नहीं है। इसको देखो, आपने Br2 के साथ क्या ले रखा है? वाटर। Br2 के साथ क्या ले रखा है? वाटर। तो जब Br2 के साथ वाटर होता है ना, तो इसको बेटा ब्रोमीन वाटर कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन वाटर।
मतलब आपने ब्रोमीन वाटर ले रखा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, केवल एक ही मोल का एडिशन होगा, यहाँ पे 2 मोल नहीं लेंगे, केवल एक ही मोल का एडिशन होगा। याद रहेगी बात, केवल एक ही मोल का एडिशन होगा, ठीक है, नोट करो। बोलो, इतना समझ में आया? अच्छा, एक चीज याद रखना, यहाँ पे जब रिएक्शन होती है ना, तो ब्रोमीन का रेड ऑरेंज कलर उड़ जाता है, ब्रोमीन का रेड ऑरेंज कलर गायब हो जाता है। इसको बोलते हैं टेस्ट ऑफ अनसेचुरेशन, मतलब असंतृप्तता का परीक्षण, ठीक है। मैं लिख दूं, रिएक्शन के दौरान Br2 का रेड ऑरेंज या रेडिश ब्राउन करके भी बोलते हैं ना, या तो रेड ऑरेंज बोल दो या रेडिश ब्राउन बोल दो, है ना, रेड ऑरेंज या रेडिश ब्राउन कुछ भी बोल दो, रेड ऑरेंज। तो रिएक्शन के दौरान Br2 का रेड ऑरेंज रंग उड़ जाता है, जिसे असंतृप्तता का परीक्षण कहते हैं, असंतृप्तता का परीक्षण कहते हैं, ठीक है। ये शॉर्ट में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, असंतृप्तता का परीक्षण, मतलब टेस्ट ऑफ अनसेचुरेशन, नोट करो। कई जगह रेड ऑरेंज कलर लिखा होता है, कई जगह रेडिश ब्राउन कलर लिखा होता है ना, कलर इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि कलर उड़ जाता है, ठीक है। जिसे क्या बोलते हैं, असंतृप्तता का परीक्षण, टेस्ट ऑफ अनसेचुरेशन, ठीक। चलो आगे बढ़े। अगला है एडिशन ऑफ HX। यहाँ पे क्या होगा, HX के 2 मोल, HX के 2 मोल का योग, HX के 2 मोल का योग मार्कोनी के अनुसार होगा, ठीक है बेटा, ये बात याद रखना। HX के 2 मोल का योग मार्कोनी के अनुसार होगा। अब मार्कोनी क्या बोलता है, मार्कोनी क्या बोलता है, तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनी, अकॉर्डिंग टू मार्कोनी, मार्कोनी क्या बोलता है, देखो मार्कोनी ने एक बात तो पहले ये बोली थी कि नेगेटिव भाग वहां जाके जुड़ता है जहां पे हाइड्रोजन की संख्या कम होती है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि नेगेटिव वहां जाके जुड़ेगा जहां पहले से ही कोई नेगेटिव जुड़ा है, ठीक है। पहली बात क्या थी, नेगेटिव या नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पर जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है,
ठीक है। नेगेटिव पार्ट मतलब नेगेटिव भाग उस कार्बन पर जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। एक बात तो ये। दूसरी बात, दूसरा नेगेटिव मतलब यदि दूसरा मोल लोगे तो दूसरा नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे 2 मोल की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जब दूसरी बार योग करवाओगे तो फिर दूसरा नेगेटिव आएगा। तो दूसरा नेगेटिव वहीं जाकर जुड़ता है जहां पहले से ही नेगेटिव जुड़ा है। ठीक है बेटा, ये 2 बातें याद रखना। पहली बात क्या है कि नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पर जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है, ठीक है। और दूसरी बात, दूसरा नेगेटिव वहीं जाकर जुड़ता है जहां पहले से ही नेगेटिव जुड़ा है। ठीक, चलो मैं एग्जांपल से समझा दूं। देखो एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो CH3C ट्रिपल बॉन्ड C और ये H, ठीक है। मान लो क्या है सरी, वो तो ये प्रोपाइन है। कौन है? प्रोपाइन। अब मैं इस पे HBr का योग करवाता हूँ। किसका योग करवाता हूँ? HBr का। तो HBr में Br क्या है? HBr में Br नेगेटिव है। और मार्कोनी क्या बोलता है कि नेगेटिव भाग वहां जोड़ो जहां हाइड्रोजन की संख्या कम है। देखो ये भी sp कार्बन और ये भी sp कार्बन। इस sp पे एक हाइड्रोजन है जबकि इस पे एक भी नहीं है, मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन कम है। तो नेगेटिव यहाँ आके जुड़ेगा, बदले में पॉजिटिव यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और ये CH2 हो गया। ठीक, अब हमने लिखा है कि 2 मोल लेते हैं, मतलब एक बार और HBr ले लो। ये ले लिया, ठीक है। अब इसमें Br क्या है? नेगेटिव। तो ये नेगेटिव वहां जाके जुड़ेगा जहां पहले से ही कोई नेगेटिव जुड़ा है, मतलब ये Br भी वहीं जाके जुड़ेगा जहां पे पहले से ही Br जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो ये ऐसा हो जाएगा CH3C Br, दूसरा Br ऊपर जोड़ दो और ये हो जाएगा CH3। भाई यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ जाएगा ये। ठीक है बेटा, नोट करो। बोलो समझ में आया? कुछ और समझते हैं इसके एग्जांपल। जैसे CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। अच्छा, एक बार HBr लिखा तो नेगेटिव कहाँ जोड़ोगे? जहाँ पे हाइड्रोजन कम है, मतलब यहाँ, ठीक है। तो ये हो गया CH3C Br डबल बॉन्ड CH2, है ना। एक H पहले से था, एक और आ गया, ये यहाँ आ जाएगा। अच्छा, अब यदि दूसरी बार भी HBr ले लिया जाए, या मान लो HBr की जगह HCl ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। ये नेगेटिव है ना, ये नेगेटिव वहां जाके जुड़ेगा जहां पहले से ही नेगेटिव जुड़ा है। तो CH3C Br Cl और ये हो जाएगा CH3। ठीक, अच्छा इसमें एक चीज याद रखना, यदि यहाँ पे HBr के साथ H2O2 लिख दिया जाए, HBr के साथ क्या लिख दिया जाए? H2O2, तो अब यहाँ पे एंटी मार्कोनिक आपके हिसाब से जोड़ेंगे, क्योंकि ये कौन है? ये पेरोक्साइड है। कौन है ये? पेरोक्साइड। और पेरोक्साइड की उपस्थिति में क्या लगता है? एंटी मार्कोनिक का नियम लगता है। एंटी मार्कोनिक क्या होता है? मार्कोनिक का उल्टा। मार्कोनिक का उल्टा। मार्कोनिक का जो उल्टा होता है उसे एंटी मार्कोनिक कहते हैं। तो मार्कोनी बोलता है कि नेगेटिव वहां जोड़ो जहां हाइड्रोजन की संख्या कम है, तो एंटी मार्कोनी के हिसाब से कहां जुड़ जाएगा? जहां पे संख्या ज्यादा है। मतलब इस बार मैं Br को यहां जोड़ूंगा, ठीक है ना। तो ये ऐसा बनेगा CH3C
और यहाँ पे H आ जाएगा, डबल बॉन्ड CH, और ये Br हो जाएगा यहाँ पे, है ना, ये Br। ठीक है। अच्छा, अब मान लो नॉर्मल HBr लिख दें। नॉर्मल क्या लिख दें? HBr। तो अब क्या लगेगा? अब लगेगा मार्कोनी। क्या लगेगा? मार्कोनी। तो मार्कोनी के हिसाब से नेगेटिव कहाँ जुड़ेगा? बोलो, मार्कोनी के हिसाब से नेगेटिव कहाँ जुड़ेगा? देखो यहाँ पे तो पेरोक्साइड लिखा था इसलिए मैंने एंटी मार्कोनी लगा दिया, लेकिन यहाँ पे तो नॉर्मल HBr है ना, तो यहाँ पे तो मार्कोनी लगेगा। तो मार्कोनी के हिसाब से नेगेटिव वहां जुड़ेगा जहां पहले से ही नेगेटिव जुड़ा हुआ है, जहां पहले से ही नेगेटिव जुड़ा हुआ है। तो क्या बनेगा? CH3। अब नेगेटिव यहां जाएगा तो ये H यहां चला जाएगा, तो CH2 CH, एक Br तो पहले से ही था, एक और लगा दो ये। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे बताऊं, यहाँ पे एस चल हुआ। अच्छा, मान लो इस जगह पे आप एक बार और HBr ले लेते और साथ में लिख देते H2O2। जब भी H2O2 लिखोगे तो ये पेरोक्साइड होता है। क्या होता है? पेरोक्साइड। तो पेरोक्साइड की उपस्थिति में एंटी मार्कोनी लगता है। क्या लगता है? एंटी मार्कोनी। एंटी मार्कोनी मतलब मार्कोनी का आपका उल्टा। ठीक है। अब मार्कोनी बोलता है कि नेगेटिव वहां जोड़ो जहां पहले से ही नेगेटिव जुड़ा है, तो एंटी मार्कोनी के हिसाब से ये दूसरी तरफ जुड़ जाएगा। मतलब ये बन जाएगा CH3 CH Br CH2 Br। ठीक है बेटा, भाई नेगेटिव यहां गया तो H यहां चला जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, इसमें क्या है? देखो दोनों पास पास के कार्बन पे Br जुड़े हैं, तो ये हो जाएगा जेम, सॉरी जेम नहीं, विसिनल, विसिनल डाई ब्रोमाइड। पास पास के कार्बन पे हो तो विसिनल बोलते हैं ना, पास पास के कार्बन पे हो तो क्या बोलते हैं? विसिनल। तो विसिनल डाइब्रोमाइड। यहाँ पे एक पे ही आ गए तो ये क्या हो जाएगा? जेम, जेम डाई ब्रोमाइड। ठीक है ना। पास पास के कार्बन पे यदि हेलोजन हो, पास पास के कार्बन पे यदि हेलोजन हो तो बोलते हैं विसिनल। क्या बोलते हैं? विसिनल। पास पास के कार्बन पे हो तो विसिनल, और एक ही कार्बन पे हो तो जेम। याद रहेगी बात? एक ही कार्बन पे हो तो जेम और पास पास हो तो विसिनल, है ना। तो ये पास पास के कार्बन पे है इसलिए विसिनल, और ये एक ही कार्बन पे है इसलिए जेम। ठीक है। मेरे हिसाब से आपको HX का योग समझ में आ गया। आगे बढ़े, चलो। नेक्स्ट है एडिशन ऑफ H2O। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे बेटा H2O का योग मार्कोनी का आपके अनुसार होगा और जल का 1 मोल जुड़ेगा। कितना मोल? 1 मोल। ठीक है, मैं लिख देता हूं, वाटर का 1 मोल, वाटर का 1 मोल, वाटर का 1 मोल मार्कोनी के अनुसार जुड़ेगा। ठीक है, वाटर का 1 मोल किसके अनुसार जुड़ेगा? मार्कोनी के अनुसार जुड़ेगा। और मार्कोनी क्या बोलता है? मार्कोनी बोलता है कि नेगेटिव भाग वहां जोड़ो जहां हाइड्रोजन की संख्या कम है। ठीक है, चलो एग्जांपल से समझे। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C और ये H। ठीक है, इसका नाम प्रोपाइन है। क्या नाम है? प्रोपाइन। और यहाँ पे लिख दिया जाए HgSO4 और साथ में H2SO4, HgSO4 और साथ में H2SO4, और ये लिख दिया जाए प्रोडक्ट। ठीक है, तो याद रखना ये जो जल का योग होता है ना, ये HgSO4 और H2SO4 की उपस्थिति में होता है ना, HgSO4 और H2SO4 की उपस्थिति में।
देखो करना क्या है, समझना, ध्यान से समझना है ना। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। जब इस तरह से लिखा हो तो आपको क्या करना है, ये करना है, वाटर का 1 मोल मार्कोनी के अनुसार जोड़ना है, ठीक। अच्छा, तो वाटर ले लो। वाटर में क्या होता है, H और OH। वाटर में क्या होता है, H और OH। OH होता है नेगेटिव और H होता है पॉजिटिव। अब मार्कोनी क्या बोलता है, मार्कोनी बोलता है कि नेगेटिव भाग वहां जोड़ो जहां हाइड्रोजन की संख्या कम है। तो देखो यहाँ पे इस sp पे तो एक हाइड्रोजन है, जबकि इस वाले sp पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कम है, तो ये नेगेटिव कहाँ जाएगा, यहाँ पे। क्लियर, ये यहाँ आ जाएगा तो ये यहाँ आ जाएगा। इस तरह से, ठीक है। लेकिन आपको ऑप्शन में ये नहीं मिलेगा, आपको ऑप्शन में ये नहीं मिलेगा। सर ये नहीं मिलेगा तो फिर क्या मिलेगा, देखो बताता हूँ। ऐसा करने के बाद हमको क्या करना है, हमको टाटोमेरिज्म करवाना है। क्या करवाना है, टाटोमेरिज्म। टाटोमेरिज्म याद है या भूल गए, यदि भूल गए हो तो टाटोमेरिज्म जाके देख लेना आइसोमेरिज्म वाले लेक्चर में, ठीक है। देखो बेसिक ऑर्गेनिक, नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म और रिएक्शन मैकेनिज्म, ये चारों चीजें आपको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि GOC की प्लेलिस्ट में मिलेगी, वहां पे जाके आप देखें, ठीक है। अच्छा, टाटोमेरिज्म में क्या होता है, देखो टाटोमेरिज्म में क्या होता है, जो डबल बॉन्ड है वो ऑक्सीजन की ओर शिफ्ट होता है, बदले में हाइड्रोजन इस कार्बन की तरफ शिफ्ट होगा। जिस कार्बन से आप डबल बॉन्ड को खींच के लाए हो उस कार्बन की ओर हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाएगा। जिस कार्बन से डबल बॉन्ड को खींच के ला रहे हो उस कार्बन की तरफ हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाएगा। तो ऐसा होगा CH3C, देखो एक बॉन्ड तो पहले ही था, एक बॉन्ड और खींच लाए आप O, और ये एच यहां पहुंच गया, ये क्या बना, कीटोन। याद रहेगी बात, इसको एसीटोन भी कहते हैं। ये कीटोन तो है, लेकिन इस कीटोन का एक और फेमस नाम क्या है, एसीटोन। एसीटोन बोल दो या डाइमिथाइल कीटोन बोल दो, क्या बोल दो, डाइमिथाइल कीटोन। ये सारे नाम मैंने नोमेनक्लेचर में सिखाए थे, है ना, आप वहां जाके देखें, डाइमिथाइल कीटोन, ठीक है। अच्छा, ये तो एक बात हुई। मान लो, मान लो एसिटिलीन यदि होती इसकी जगह, इसकी जगह क्या होती, एसिटिलीन। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है बेटा, याद रखना, ये एसिटिलीन है, क्या है, एसिटिलीन। और एरो पे लिख दिया जाए HgSO4, साथ में H2SO4, ठीक है, और ये प्रोडक्ट, ठीक। हमको क्या करना है, हमको जल का योग करवाना है, हमको क्या करवाना है, जल का योग। तो देखो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और इसमें क्या होगा, जल का योग। जल में क्या होता है, H और OH, ठीक है। यहाँ पे H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, क्लियर। अब मार्कोनिक आपके अनुसार नेगेटिव भाग वहां जोड़ते हैं जहां हाइड्रोजन की संख्या कम होती है, लेकिन इसमें तो दोनों कार्बन पे बराबर हाइड्रोजन है, दोनों ही sp कार्बन पे बराबर हाइड्रोजन है। जब ऐसी कंडीशन हो तो हम अपनी मर्जी से OH को लगा सकते हैं, ठीक है। आपका मन पड़े तो यहाँ लगा दो, आपका मन पड़े यहाँ लगा दो। मेरे को अच्छा लग रहा है इसलिए मैंने यहाँ लगा दिया, ठीक है। तो H कहाँ चला जाएगा, यहाँ। CH2, या ऐसे भी कर सकते, देखो CH डबल बॉन्ड CH, मैंने यहाँ OH लगाया है और यहाँ पे H लगाया है, ठीक। इसके बाद क्या करवाना है, टाटोमेरिज्म। टाटोमेरिज्म, टाटोमेरिज्म में क्या होता है, देखो टाटोमेरिज्म में क्या होता है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होगा, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन कहाँ चला जाएगा, इस कार्बन की तरफ। देखो आपने क्या करा, इस कार्बन से डबल बॉन्ड को खींच के इधर लाए तो हाइड्रोजन को उसकी जगह पे पहुंचा दो कार्बन के पास, है ना। तो ये इस तरह से बनेगा,
ये हाइड्रोजन यहाँ पहुंच जाएगा, है ना। इस कार्बन से आप डबल बॉन्ड को खींच के नीचे ले गए तो हाइड्रोजन को खींच के इधर कर दो, तो 2 हाइड्रोजन तो पहले ही थे, एक और आ गया तो CH3, और ये क्या हो गया, देखो डबल बॉन्ड नीचे आ गया तो CH डबल बॉन्ड O। इसको आप सिस्टमेटिक तरीके से बनाएंगे तो ये CH3CHO है, मतलब ये एसिटल्डिहाइड है। क्या है, एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। ये जो एसिटल्डिहाइड है ना, इसको एथेनल भी कहते हैं, एथेनल, ये इसका आयुपेशी नाम है, एथेनल, है ना। एसिटल्डिहाइड को क्या बोलेंगे, एथेनल। 1 2, 2 कार्बन को नंबर मिला इसलिए एथ, सिंगल बॉन्ड इसलिए एन, और एल्डिहाइड को बोलते हैं अल। ठीक, नोट करो। चलो ये आपको समझ में आ गया, आगे बढ़े। अगला है एडिशन ऑफ HOX। मार्कोनी के अनुसार 2 मोल का योग होगा। ठीक है बेटा, इसमें क्या होगा, मार्कोनी के अनुसार 2 मोल का योग होगा। मार्कोनी के अनुसार HOX के कितने मोल का योग होगा, 2 मोल का योग होगा। ठीक है, चलो समझते हैं। जैसे मान लो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C और ये H, और HOX की जगह मान लो मैंने ले लिया HOCl। क्या ले लिया, HOCl। तो यहाँ पे बेटा जो OH है वो नेगेटिव होता है और Cl पॉजिटिव होता है, याद रखना। OH क्या होता है, नेगेटिव, और Cl क्या होता है, पॉजिटिव। मार्कोनी के हिसाब से नेगेटिव वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या कम है, तो यहाँ जोड़ देंगे, बदले में ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है ना, तो CH3COH और डबल बॉन्ड CHCl। ठीक है, लेकिन मैंने बताया है कि 2 मोल का योग होगा। कितने मोल का, 2 मोल का, और हमने तो अभी एक ही मोल लिया है, मतलब एक और मोल ले लो, एक और मोल ले लो, HOCl। ठीक है, HOCl, इसमें Cl पॉजिटिव होता है और OH नेगेटिव होता है। फिर वही बात, मार्कोनी बोलता है कि दूसरी बार नेगेटिव वहां जोड़ो जहां पहले से ही नेगेटिव जुड़ा हुआ है, तो ये नेगेटिव यहां आ जाएगा जहां पहले से ही नेगेटिव जुड़ा है, और ये यहां, तो ये इस तरह से बनेगा। ये ठीक है, ऐसा बनेगा। अब एक बात याद रखना, जब एक ही कार्बन पे 2 OH हो, क्या हो, जब एक ही कार्बन पर 2 OH हो तो वो कंपाउंड अस्थायी होता है। कैसा होता है, अस्थायी, अनस्टेबल, याद रहेगी बात, अनस्टेबल। जब एक ही कार्बन पर 2 OH लगे हो तो वो कंपाउंड अनस्टेबल होता है। तो क्या होगा सर, अनस्टेबल होने से, अनस्टेबल होने से ये होगा बेटा कि जब आप इसको हीट करोगे तो यहाँ से वाटर बाहर निकलेगा। क्या बाहर निकलेगा, वाटर। तो वाटर बाहर निकाल दो, ये वाटर बाहर निकाल दो, तो क्या बना, CH3CO CHCl2, Cl2 है ना, ये 2 Cl है ना, ये 2 Cl एक साथ लिख दिए, Cl2 और ये। ठीक, इस तरह से प्रोडक्ट बनेगा। अच्छा, यदि इसमें आपसे रिएक्टिविटी पूछ ले, क्या पूछ ले, रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी ऑफ HOX, यदि HOX की रिएक्टिविटी पूछ ले तो आप याद रखना सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा HOCl। ठीक है, उसके बाद HOBr, उसके बाद HOI। ठीक है, यदि रिएक्टिविटी पूछे तो क्या बताएंगे, HOCl, HOBr और HOI। आगे बढ़े,
अगला है एडिशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल का योग। एल्कोहल के भी 2 मोल का योग होगा और मार्कोनी के अनुसार होगा। क्लियर? एल्कोहल के 2 मोल का योग मार्कोनी के अनुसार होगा। याद रहेगी बात? एल्कोहल के कितने मोल? एल्कोहल के 2 मोल का योग किसके अनुसार? मार्कोनी के अनुसार। और आपको पता है मार्कोनी क्या बोलता है? बताओ। मार्कोनी बोलता है कि नेगेटिव भाग वहां जोड़ेंगे जहां हाइड्रोजन की संख्या कम है। यही बोलता है ना मार्कोनी? मार्कोनी बोलता है नेगेटिव भाग वहां जोड़ेंगे जहां हाइड्रोजन की संख्या कम है। ठीक है ना? जहां हाइड्रोजन की संख्या कम है। और फिर दूसरी बार कहाँ जोड़ेंगे? दूसरी बार वहां जोड़ेंगे जहां पहले से ही नेगेटिव जुड़ा हुआ है। दूसरी बार वहां जोड़ेंगे जहां पहले से ही नेगेटिव जुड़ा हुआ है। याद रहेगी बात? हाँ, चलो एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लो आपने एसिटिलीन ले लिया। क्या ले लिया? एसिटिलीन, है ना? एसिटिलीन, आपने एसिटिलीन ले लिया और यहाँ पे लिख दिया जाए ROH। ठीक है, ROH, ROH। अब ROH में R जो है ना वो मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, प्रोपाइल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना? उसका अपने को लोड नहीं लेना है। अपने को केवल ये समझना है कि इसका योग कैसे होगा। ठीक, तो आप याद रखना जो एल्कोहल होता है यानी कि ROH, इसमें जो H है ये पॉजिटिव होगा और जो O है वो नेगेटिव होगा। ठीक है, O नेगेटिव होगा और H पॉजिटिव होगा। अब मार्कोनी क्या बोलता है? मार्कोनी बोलता है कि नेगेटिव भाग वहां जोड़ो जहां हाइड्रोजन की संख्या कम है। लेकिन यहां तो दोनों ही कार्बन पे बराबर है, इस पे भी एक हाइड्रोजन, इस पे भी एक हाइड्रोजन, तो क्या करूं? तो ऐसा करो, अपनी मर्जी से कहीं पे भी जोड़ दो। ठीक है, मान लो कि मैंने नेगेटिव मेरे हिसाब से इस कार्बन पे जोड़ दिया, तो पॉजिटिव को यहां जोड़ दो। ठीक है ना? तो क्या बनेगा? CH2 डबल बॉन्ड CH और OR। ठीक है ना? ऐसा करने से मार्कोनी को बुरा नहीं लगेगा, ऐसा करने से मार्कोनी को बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि मार्कोनी तो ये बताना भूल ही गया ना कि जब दोनों जगह बराबर हो तो क्या करेंगे। मार्कोनी ने तो ये बोला था कि जहां ज़्यादा हो वहां नेगेटिव जोड़ दो, लेकिन जब दोनों जगह बराबर हो तो क्या करना है ये मार्कोनी ने नहीं बताया। तो यहाँ हम अपने हिसाब से करेंगे, जहां आपको अच्छा लगे वहां जोड़ दो। ठीक, अच्छा, अब दूसरी बार ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। मार्कोनी क्या बोलता है? नेगेटिव भाग वहां जोड़ो जहां पहले से ही नेगेटिव जुड़ा हुआ है। तो अब की बार बराबर बैठ जाएगा। अब की बार आपको ये नेगेटिव वहां जोड़ना है जहां पहले से ही नेगेटिव जुड़ा हुआ है, तो ये इधर आ जाएगा। ठीक है ना? तो ये ऐसा बनेगा CH3CH, एक को ऐसा जोड़ दो। ये तो लिखने का स्टाइल होता है ना, ऐसा जोड़ दो, नीचे जोड़ दो, दोनों को एक साथ जोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इस तरह से बनेगा। ठीक है, अब ये जो कंपाउंड बना है ना इसको एसीटल बोलते हैं। इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं? एसीटल। याद रहेगी बात? ये जो कंपाउंड बना है इसको क्या बोलते हैं? एसीटल। ठीक है, नोट कर लो। चलो एक और एग्जांपल ले। मान लो इसकी बजाय यहां पे ऐसा होता CH3C ट्रिपल बॉन्ड C और ये H। ठीक है, और यहां पे लिख दिया जाए ROH। ठीक, अब मार्कोनी का आपका रूल बराबर लगेगा, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। ठीक है ना? ये भी Sp और ये भी Sp।
मार्कोनी के हिसाब से नेगेटिव वहां जोड़ते जहां हाइड्रोजन की संख्या कम हो, तो यहाँ पे कम है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक भी नहीं, यहाँ पे कम है, तो नेगेटिव को यहाँ जोड़ दो, ये जोड़ दिया, तो पॉजिटिव कहाँ आएगा, ये यहाँ आ जाएगा, CH3 COR और डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बार फिर एल्कोहल लो। सर 2 बार क्यों ले रहे हैं भैया? पहले ही तो बता दिया कि 2 मोल का योग होगा। कितने मोल का योग होगा? 2 मोल का, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है, वहां पे एग्जामिनर थोड़ा ना बोलेगा कि 1 मोल जोड़ो 2 मोल जोड़ो, ये तो आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, नेगेटिव कहाँ जुड़ेगा? जहाँ पे पहले से ही नेगेटिव जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो ये यहाँ जुड़ जाएगा, तो RC, एक OR को ऊपर जोड़ दो, एक को नीचे जोड़ दो, और यहाँ पे हो गया CH3। इसको बोलते हैं बेटा कीटल। इसको क्या बोलते हैं? कीटल। याद रहेगी बात? इसको क्या बोलते हैं? कीटल। क्या बोलते हैं? कीटल, ठीक है। जब आप एल्डिहाइड कीटोन पढ़ेंगे ना, तो वहां पे आपको बताएंगे कि एसीटल से एल्डिहाइड बनता है और कीटल से कीटोन बनता है, ठीक है। नोट करो। चलो अगला देखें। अगला है एडिशन ऑफ HCN। यहाँ पे 1 मोल का योग करवा देना। HCN के 1 मोल का योग मार्कोनी के अनुसार होगा, ठीक है। इसमें मैं आपको एक ही एग्जांपल बताऊंगा, ज़्यादा नहीं बताऊंगा, ये वाला CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है ना। और ये रहा HCN, ठीक है। मार्कोनी के हिसाब से जोड़ना है तो अभी तो कहीं भी जोड़ दो। मान लो नेगेटिव यहाँ जोड़ दिया तो पॉजिटिव यहाँ जोड़ दो, तो ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CHCN, ठीक है बेटा। इसको बोलते हैं विनाइल साइनाइड। क्या बोलते हैं? विनाइल साइनाइड। विनाइल साइनाइड, इसका एक और नाम है, इसको एक्रिलोनाइट्राइल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्रिलोनाइट्राइल, याद रखना। विनाइल साइनाइड या एक्रिलोनाइट्राइल, विनाइल साइनाइड या एक्रिलोनाइट्राइल, ठीक है। आगे बढ़े। अगला है पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन में हम साइक्लिक पॉलीमराइजेशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। साइक्लिक पॉलीमराइजेशन, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। साइक्लिक पॉलीमराइजेशन में क्या होता है? जैसे मान लो C2H2, ये कौन है? एसिटिलीन। C2H2 कौन है? ये एसिटिलीन, ठीक है। जब आप इस एसिटिलीन को रेड हॉट आयरन ट्यूब में से गुजारते हैं, रेड हॉट आयरन ट्यूब में से गुजारते हैं, रेड हॉट आयरन ट्यूब में से निकालते हैं, तो एसिटिलीन के 3 मोल, कितने मोल? 3 मोल। एसिटिलीन के 3 मोल आपस में मिलते हैं और बेंजीन बना लेते हैं, ठीक है। एसिटिलीन के 3 मोल आपस में मिलते हैं और क्या बना लेते हैं? बेंजीन। याद रहेगी बात? एसिटिलीन के 3 मोल मिलेंगे और क्या बना लेंगे? बेंजीन बना लेंगे, याद रखना, है ना। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि एसिटिलीन को जब रेड हॉट आयरन ट्यूब में से निकालते हैं तो क्या होता है? जब एसिटिलीन को रेड हॉट आयरन ट्यूब में से निकालोगे तो बेंजीन बनेगा। क्या बनेगा? बेंजीन। इसी को बोलते हैं साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। क्या बोलते हैं? साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। याद रहेगी बात?
क्या बोलते हैं, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। आगे देखें, अगला है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइन। ठीक है, चलो ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइन पढ़ लेते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइन में क्या है, देखो जैसे मान लो आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी आर, इस तरह की एल्काइन है और आपने ले लिया KMnO4। क्या ले लिया, KMnO4। ये KMnO4 एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है। मैंने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, मैंने केवल KMnO4 लिखा है। मैंने क्या लिखा है, केवल KMnO4। यहाँ पे मैंने एसिडिक बेसिक कुछ नहीं लिखा, केवल KMnO4 लिखा। मतलब ये KMnO4 एसिडिक भी हो सकता है और बेसिक भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा क्या होगा, क्या देखो सुनो, ये बॉन्ड बीच में से टूटेगा और दोनों ट्रिपल बॉन्ड कार्बन एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। काय में कन्वर्ट हो जाएंगे, एसिड में। ठीक है, इस तरह से याद रखना, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, है ना। अच्छा मान लो ये इस तरह से होता, ऐसे आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी और ये H, और यहाँ पे KMnO4 लिख दिया जाता ये। ठीक है ना, तो भी सेम प्रोसेस होती, ये बीच में से टूटता और ये जो दोनों sp कार्बन है ये एसिड में बदल जाते हैं। तो यहाँ पे ऐसा होता RCOOH प्लस HCOOH। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, ये जो बना ना फॉर्मिक एसिड, ये इस फॉर्मिक एसिड का आगे और ऑक्सीडेशन होता है और ये बन जाता है CO2 प्लस H2O। याद रखना, यदि फॉर्मिक एसिड बनता है तो उसका आगे और ऑक्सीडेशन होगा और CO2 प्लस H2O बनेगा। ठीक, अच्छा इसके अलावा एक बात आप याद रखना, मैं नोट लगा के लिख रहा हूं। जैसे मान लो आपने एसिटिलीन लिया, क्या लिया, एसिटिलीन। ठीक है, और आप KMnO4 लेते हैं, तो यहाँ पे अलग अलग तरीके से दोनों KMnO4 काम करेंगे। जैसे मान लो आपने H पॉजिटिव और साथ में KMnO4 लिया, या फिर OH नेगेटिव और साथ में KMnO4 लिया। ठीक है, ये H पॉजिटिव एसिड को रिप्रेजेंट करता है और OH नेगेटिव बेस को। H पॉजिटिव किसको रिप्रेजेंट करता है, एसिड को। मतलब आपने KMnO4 के साथ H पॉजिटिव ले रखा है, यानी कि आपने एसिडिक KMnO4 ले रखा है, और KMnO4 के साथ OH नेगेटिव ले रखा, मतलब आपने बेसिक KMnO4 ले रखा है। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये दोनों ट्रिपल बॉन्ड कार्बन एसिड तो बनेंगे, लेकिन कुछ इस तरह से। जब आप एसिडिक KMnO4 लेते हैं तो ये दोनों ब्रेक हो जाएंगे और इस तरह से फॉर्मिक एसिड बनेगा। ये दोनों ब्रेक होंगे, दूसरा कलर लेने दो, ये दोनों ब्रेक होंगे और फॉर्मिक एसिड बनेगा। क्या बनेगा, फॉर्मिक एसिड। ठीक है, लेकिन जब आप बेसिक लोगे तो ये ब्रेक नहीं होंगे, एसिड तो बन जाएंगे लेकिन ब्रेक नहीं होंगे, इस तरह से। ये बात आप याद रखना, ठीक है ना। इसको बोलते हैं ऑक्सैलिक एसिड। क्या बोलते हैं, ऑक्सैलिक एसिड, जबकि ये फॉर्मिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड। ठीक है ना, इस तरह से लोगे तो आप एसिडिक लो चाहो बेसिक लो, है ना। यहाँ पे लिख देता हूँ, एसिडिक या बेसिक, दोनों में से कोई सा भी ले लो, एसिडिक या बेसिक, दोनों में से कोई सा भी ले लो, सेम प्रोसेस होगी। लेकिन एसिटिलीन वाले केस में याद रखना, एसिटिलीन वाले केस में याद रखना, एसिटिलीन वाले केस में एसिडिक लोगे तो अलग प्रोडक्ट बनेगा और बेसिक लोगे तो अलग प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है बेटा, एसिडिक लोगे तो अलग प्रोडक्ट बनेगा और बेसिक लोगे तो अलग प्रोडक्ट बनेगा। याद रहेगी बात, है ना। ये अलग है, इसको अलग रखना यहाँ से, ये इतना इतना अलग है ये। ठीक है, ये नोट में अलग से याद रखना, है ना। अच्छा, इनका आगे ऑक्सीडेशन मत करवा देना, इनका आगे ऑक्सीडेशन नहीं होगा,
नोट कर लो। चलो आगे बढ़े। अगला है ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस में क्या होता है, देखो जैसे आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी आर, इस तरह की एल्काइन है, और ओजोनोलाइसिस में आपको याद है O3 लेते हैं, साथ में जिंक लेते हैं, साथ में वाटर लेते हैं, ये ओजोनोलाइसिस हो गया, ठीक है ना। तो हमको ये तोड़ना नहीं है, ये पार्शियली टूटेगा और दोनों तरफ एक एक ऑक्सीजन जुड़ेगी, पार्शियली टूटेगा और दोनों तरफ एक एक ऑक्सीजन जुड़ेगी, इस तरह से ये ऐसा प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। और ये यदि इस तरह से होता, आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच और O3 जिंक और H2O, तो ये पूरा बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, ये केवल पार्शियली मतलब आंशिक रूप से टूटेगा और दोनों तरफ क्या लगेगी, एक एक ऑक्सीजन। ऐसा बनेगा, ठीक है, नोट करो। चलो आगे चले। अगला है आइसोमराइजेशन। आइसोमराइजेशन में क्या होता है, देखो बहुत आसान है, जैसे CH3 CH3C H2C ट्रिपल बॉन्ड CH, यहाँ पे आप यदि नंबर दोगे तो 1 2 3 4, ये 1 ब्यूटाइन है, क्या है 1 ब्यूटाइन, इसको आप 1 एल्काइन भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं 1 एल्काइन, 1 ब्यूटाइन है ना ये, इसको आप 1 एल्काइन भी कह सकते हैं। इस पे यदि आप एल्कोहली KOH लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं एल्कोहली KOH, तो ये 2 ब्यूटाइन में कन्वर्ट हो जाएगी, इस तरह से 1 2 3 4, क्या बन गया ये 2 ब्यूटाइन, है ना। या आप इसको 2 एल्काइन भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं 2 एल्काइन, है ना। अच्छा, यदि NaNH2 ले लोगे, क्या ले लोगे NaNH2, तो ये प्रोसेस उल्टी हो जाएगी, मतलब एल्कोहली KOH की उपस्थिति में जो 1 एल्काइन है वो 2 एल्काइन में कन्वर्ट हो जाएगा, और NaNH2 की प्रेजेंस में जो 2 एल्काइन है वो 1 एल्काइन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब 2 एल्काइन और 1 एल्काइन क्या है बताओ जरा, 1 एल्काइन और 2 एल्काइन क्या है। अरे भैया पोजीशन चेंज हो रही ना, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड 1 नंबर की पोजीशन पे है, जबकि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड 2 नंबर की पोजीशन पे, मतलब पोजीशन चेंज हो रही है। जब पोजीशन चेंज हो तो क्या बोलते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म, क्या बोलते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म, क्या बोलते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म, ठीक है ना। तो यहाँ पे पोजीशन आइसोमेरिज्म हो रही है, क्या हो रही है पोजीशन आइसोमेरिज्म, समझ में आ गया। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ता है। अगला है कंबसन ऑफ एल्काइन। कंबसन मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था, याद है कंबसन में हमने पढ़ा था कि जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है तो उसे कंबसन बोलते हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब पूर्ण ऑक्सीकरण होता है तो उसे कंबसन कहते हैं, दहन कहते हैं, ठीक है। दहन का कंसेप्ट क्या होता है, दहन में जितने कार्बन होंगे, मतलब आपके हाइड्रोकार्बन में जितने कार्बन होंगे उतनी CO2 बनेगी, और जितने हाइड्रोजन होंगे उसके आधे वाटर बनेंगे। ये मैंने एल्केन में बताया था, काय में एल्केन में, पीछे जाके देखना है, एल्केन में ऐसा पूरा लिखा था कि जितने कार्बन होंगे उतनी CO2 बनेगी और जितने हाइड्रोजन होंगे उसके आधे जल बनेंगे, ठीक है ना। तो एक एग्जांपल ले ले,
जैसे मान लो C2H2 लिया, ये कौन है, एथाइन, इसको हम एसिटिलीन भी कहते हैं, एथाइन को ही क्या बोलते हैं, एसिटिलीन, ठीक है ना। और यहाँ पे ले लो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसका क्या होगा, कंबसन, कंबसन को हिंदी में कहते हैं दहन, मतलब जलाना। तो कितने कार्बन, दो, तो जितने कार्बन उतनी CO2 बना दो, दो कार्बन तो दो CO2। अच्छा कितने हाइड्रोजन, दो, तो जितने हाइड्रोजन उसके आधे जल, तो एक H2O बना दो। अब ऑक्सीजन को बैलेंस कर लो, देखो दो दूना चार, ये दो और ये दो, दो दूना चार और एक ये, कितनी हो गई, 5। तो यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया 10, 2 से भाग दे दो, वापस हो गया 5, ठीक है ना, नोट करो। जितने कार्बन उतनी CO2 और जितने हाइड्रोजन उसके आधे जल, ठीक है ना। लिख दूं क्या, जितने कार्बन उतनी CO2, और जितने हाइड्रोजन, जितने हाइड्रोजन, जितने हाइड्रोजन, अरे तेरी तो, जितने हाइड्रोजन उसके आधे जल, ठीक है। जितने कार्बन उतनी CO2 और जितने हाइड्रोजन उसके आधे जल। बाद में क्या करना है, बाद में ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है की पॉइंट, की पॉइंट, की पॉइंट में क्या की पॉइंट बताना है, सुनो देखो, जैसे यहाँ पे कुछ स्पेशल बातें आपको बता रहा हूं, याद रखना। यदि प्रोडक्ट, यदि प्रोडक्ट अधिक एसिडिक होता है, यदि प्रोडक्ट अधिक एसिडिक होता है, रिएक्टेंट से, यदि प्रोडक्ट अधिक एसिडिक होता होता है, किससे, रिएक्टेंट से, तो रिएक्शन नहीं होगी, तो रिएक्शन नहीं होगी, मतलब रिएक्शन नॉट पॉसिबल। भाई कई बार ऐसा होता है कि हमको पहचानना रहता है कि कौन सी रिएक्शन होगी और कौन सी रिएक्शन नहीं होगी। तो हमको क्या करना है, हमको ये करना है कि यदि प्रोडक्ट, यदि प्रोडक्ट अधिक एसिडिक होता है, किससे, रिएक्टेंट से, तो रिएक्शन नहीं होगी, मतलब रिएक्शन नॉट पॉसिबल। याद रहेगी बात, यदि प्रोडक्ट ज़्यादा एसिडिक हुआ तो रिएक्शन नहीं होगी, मतलब रिएक्शन नॉट पॉसिबल। क्लियर। सर हमको कैसे पता चलेगा, हमको कैसे पता चलेगा कि कौन ज़्यादा एसिडिक और कौन कम एसिडिक, मैं एक ऑर्डर बनवा देता हूँ, याद रखना। एसिडिटी, देखो एसिडिटी में जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है ना, इसकी एसिडिटी बहुत अधिक होती है, कार्बोक्सिलिक एसिड की। इसके बाद नंबर आता है कार्बोनिक एसिड का, मतलब H2CO3। इसके बाद नंबर आता है फिनोल का, किसका, फिनोल का, फिनोल। इसके बाद नंबर आता है मिथाइल एल्कोहल का, मिथाइल एल्कोहल।
इसके बाद नंबर आता है वाटर का, इसके बाद नंबर आता है अदर एल्कोहल का, है ना। इसके बाद नंबर आता है एसिटिलीन का, इसके बाद नंबर आता है NH2 का। याद रहेगी बात। सबसे ज्यादा कौन, कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH, उसके बाद H2CO3, उसके बाद फिनॉल, उसके बाद मिथाइल एल्कोहल, उसके बाद वाटर, उसके बाद अदर एल्कोहल, उसके बाद एसिटिलीन, उसके बाद अमोनिया। ठीक है ना। ये NH3 आएगा ना, मैंने NH2 लिख दिया, NH3। याद रहेगी बात। ये फिनॉल है ना, ये कौन है, फिनॉल। ये मिथाइल एल्कोहल, ये वाटर, ये अदर एल्कोहल। मतलब मिथाइल एल्कोहल को छोड़ दो, मिथाइल एल्कोहल को छोड़ने के बाद जो भी एल्कोहल बच जाते हैं वो सब वाटर के पीछे आएंगे, मतलब वाटर से लेस एसिडिक होता है। ये एसिटिलीन है, ये कौन है, एसिटिलीन, और ये अमोनिया, अमोनिया। ठीक है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, कौन है, कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये कार्बोनिक एसिड। ठीक। चलो मैं आपको रिएक्शन से समझाता हूं कि ये कैसे होगा, है ना। जैसे मान लो मैंने कोई एग्जाम्पल लिखा, या छोड़ो रिएक्शन देखते हैं। मैंने कोई रिएक्शन लिखी, है ना। रिएक्शन में मैंने लिखा HC ट्रिपल बॉन्ड CH, ये मैंने एसिटिलीन लिया हुआ है। क्या लिया हुआ है, एसिटिलीन। और इसकी अभिक्रिया में NaOH से करवाता हूँ। किससे करवाता हूँ, NaOH से। NaOH से रिएक्शन करवाने के बाद मैंने प्रोडक्ट बनाया, NaC ट्रिपल बॉन्ड, अरे यार ये नीचे आ गया, चलो थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। मैंने प्रोडक्ट बनाया NaC ट्रिपल बॉन्ड C Na प्लस H2O। ठीक है। ये कैसे हुआ सर, ये ऐसे हुआ, ये ऐसे हुआ, ये एसिडिक हाइड्रोजन है, ये कौन है, एसिडिक हाइड्रोजन। तो यहाँ से एसिडिक हाइड्रोजन प्रतिस्थापित हुए और उनकी जगह पे जाके ये मेटल जुड़ा है। कौन जाके जुड़ा है, मेटल। ठीक है। और ये यहाँ से प्रतिस्थापित हुए हैं। ठीक है। और ये H ने इस O के साथ क्या बना लिया, H2O। क्या बना लिया, H2O। अब आप ये देखो कि यहाँ पे जो एसिटिलीन है, एसिटिलीन, एसिटिलीन, और यहाँ पे जो वाटर बना है, इन दोनों में देखो ज्यादा एसिडिक कौन है। तो देखो वाटर आपका यहाँ पे है, वाटर यहाँ पे है, और एसिटिलीन यहाँ पे है। ठीक है। मतलब जो वाटर है वो एसिटिलीन की तुलना में ज्यादा एसिडिक है, मतलब मेरा वाटर मोर एसिडिक है, मोर एसिडिक। वाटर कैसा है, मोर एसिडिक। जबकि ये एसिडिलीन कैसी है, लेस एसिडिक, लेस एसिडिक। कैसी है, लेस एसिडिक। अब हमने कंसेप्ट क्या लिखा, हमने कंसेप्ट लिखा कि यदि प्रोडक्ट अधिक एसिडिक होता है रिएक्टेंट से तो रिएक्शन नहीं होगी। अब यहाँ पे देखो प्रोडक्ट ज्यादा एसिडिक हो गया, मतलब ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, मतलब ये जो भी बना रखा है ये सब गलत है। ठीक है। ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। याद रहेगी बात। कुछ और बताऊं, देखो जैसे मान लो, ध्यान से समझना है ना, जैसे मान लो ये फिनॉल है, ये कौन है, ये फिनॉल है, ये कौन है, फिनॉल। और फिनॉल की अभिक्रिया में करवा देता हूं NaOH से। फिनॉल की अभिक्रिया किससे करवा देता हूं, NaOH से। तो क्या होगा, देखो ये जो हाइड्रोजन है ना ये यहां से बाहर निकलेगा, और ये जो Na प्लस है ये इसकी जगह पे जाके जुड़ जाएगा, तो ऐसा बनेगा।
टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है ना, बस 5-10 मिनट और है ना, 5-10 मिनट में ये कंप्लीट करवा दूंगा। काम की बात सुनो, ये एन यहाँ जाके जुड़ गया और ये एच और ओ एच ने मिलकर क्या बना लिया, वाटर। अब आप ये देखो कि ये फिनॉल है और ये कौन है, ये वाटर है। तो आप ये देखो कि फिनॉल और वाटर में से ज़्यादा एसिडिक कौन है। देखो ये वाटर और ये फिनॉल, मतलब फिनॉल ज़्यादा एसिडिक है, फिनॉल ज़्यादा एसिडिक है, मतलब रिएक्टेंट ज़्यादा एसिडिक है, मोर एसिडिक, मोर एसिडिक, मोर एसिडिक। जबकि यहाँ पे जो वाटर है वो लेस एसिडिक है, लेस एसिडिक। ठीक है, तो कंसेप्ट क्या था, कंसेप्ट ये था कि यदि प्रोडक्ट अधिक एसिडिक होता है तो रिएक्शन नहीं होगी, जबकि यहाँ पे रिएक्टेंट ज़्यादा एसिडिक है, मतलब ये रिएक्शन हो जाएगी। तो ये रिएक्शन आपकी पॉसिबल है। ठीक है बेटा, ये रिएक्शन पॉसिबल है। हमको क्या चेक करना है, हमको ये चेक करना है कि जो वाटर बन रहा है साथ में, वो वाटर ज़्यादा एसिडिक तो नहीं है। यदि वाटर ज़्यादा एसिडिक होगा तो रिएक्शन नहीं होगी, और वाटर लेस एसिडिक होगा तो रिएक्शन होगी। ठीक है, अच्छा एक और समझाता हूँ। जैसे मान लो मैंने वापस फिनॉल लिया, मैंने वापस क्या लिया, फिनॉल, और फिनॉल की अभिक्रिया में करवा देता हूँ, फिनॉल की अभिक्रिया में करवा देता हूँ NaHCO3 से। किससे करवा देता हूँ, NaHCO3 से। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो फिनॉल का वाटर, ये जो फिनॉल का H है ना, ये यहाँ से प्रतिस्थापित होगा और इसकी जगह पे ये मेटल जाके जुड़ेगी। ठीक है ना, ये ठीक है, प्लस। अब देखो ये जो H है ना, ये इसके साथ मिलके क्या बना लेगा, H2CO3। अब आप ये देखो कि फिनॉल ज्यादा एसिडिक है या ये H2CO3, पीछे चेक करो, कहाँ पहुंच गए, हाँ यहाँ पे देखो, H2CO3 ये है और फिनॉल ये है, मतलब H2CO3 फिनॉल से ज़्यादा एसिडिक है, और यदि प्रोडक्ट ज़्यादा एसिडिक हो गया तो रिएक्शन नहीं होगी। अच्छा रिएक्टेंट प्रोडक्ट तो पहचान लेते हो ना भैया, ये रिएक्टेंट है, ये क्या है, रिएक्टेंट, और एरो के इस तरफ जो बनता है उसको प्रोडक्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। तो इधर रिएक्टेंट और इधर प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट में जो H2CO3 बना है वो फिनॉल की तुलना में मोर एसिडिक है, फिनॉल की तुलना में कैसा है, मोर एसिडिक है, फिनॉल की तुलना में कैसा है, मोर एसिडिक है, मतलब रिएक्शन यहाँ पे नहीं होगी। याद रहेगी बात, रिएक्शन यहाँ पे नहीं होगी, तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कुछ और बताऊं, यहीं पे बता दूं एक आधा एग्जांपल और। बस खत्म ही होने वाला है ना, थोड़ा सा समय और लगेगा, खत्म होने वाला है ना। जैसे जैसे रिएक्शन लिखी RCOOH है ना, और इसकी अभिक्रिया में NaOH से करवा देता हूँ, किससे करवा देता हूँ, NaOH से। तो क्या होगा, ये जो H है ये यहाँ से प्रतिस्थापित होगा और इसकी जगह पे मेटल आके जुड़ेगा, RCOONA, प्लस बाहर क्या निकला, देखो H और OH, H2O। अब आप ये देखो कि इस RCOOH के कंपेयर में ये जो वाटर बना है ये कैसा है, तो आपको बताऊं ये लेस एसिडिक है। कैसा है, लेस एसिडिक। सर आपको कैसे पता ये लेस एसिडिक है, अरे भैया यहाँ देखो ना, यहाँ देखो ये क्या बना रखा है, ऑर्डर। RCOOH सबसे ज़्यादा एसिडिक है, उससे कम H2CO3, उससे कम फिनॉल, उससे कम मिथाइल एल्कोहल और उससे कम वाटर। मतलब वाटर की तुलना में जो RCOOH है वो बहुत ज़्यादा एसिडिक है। मतलब यहाँ पे आपने जो वाटर बना रखा है वो लेस एसिडिक है, और यदि रिएक्टेंट लेस एसिडिक होता है तो रिएक्शन हो जाएगी। रिएक्टेंट यदि लेस एसिडिक है, सॉरी प्रोडक्ट यदि लेस एसिडिक है तो रिएक्शन हो जाएगी, तो यहाँ पर रिएक्शन पॉसिबल है। ठीक है,
नोट कर लो। ठीक है ना, अच्छे से समझ लेना एक बार और। यदि प्रोडक्ट अधिक एसिडिक होता है, यदि प्रोडक्ट अधिक एसिडिक होता है रिएक्टेंट से, तो रिएक्शन नहीं होगी। मतलब इस तरफ जो बन रहा है प्रोडक्ट, यदि वो ज़्यादा एसिडिक है, मोर एसिडिक है, तो रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी। ठीक, चलो आगे देखें। तो ये समझ में आ गया ना। अगला है गोल्डन पॉइंट, बस ये आखिरी पॉइंट बचा है, खत्म होने वाला चैप्टर। इसमें क्या है, देखो गोल्डन पॉइंट में ये है कि यदि मैं एल्कीन और एल्काइन में कंपेयर करूं, एल्कीन और एल्काइन में कंपेयर करूं, तो जो एल्कीन है वो EAR के प्रति अधिक क्रियाशील होती है, और जो एल्काइन है वो NAR के प्रति अधिक क्रियाशील होती है। देखो मैं लिख देता हूं, एल्कीन EAR के प्रति अधिक रिएक्टिव होती है ना। एल्कीन EAR के प्रति अधिक रिएक्टिव होती है, जबकि एल्काइन NAR के प्रति अधिक रिएक्टिव होती है। ठीक है, पहले ये पॉइंट पढ़ो क्या लिखा है। देखो क्या लिखा है कि जो एल्कीन है वो EAR मतलब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के प्रति अधिक रिएक्टिव होती है ना, अधिक रिएक्टिव होती है। जबकि एल्काइन NAR मतलब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के प्रति अधिक रिएक्टिव होती है। ठीक है ना। अब इसको समझने के लिए एक एग्जांपल देखो, तब अच्छे से समझ में आएगा, है ना। देखो जैसे मान लो CH ट्रिपल बॉन्ड CH ट्रिपल बॉन्ड C और CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, CH ट्रिपल बॉन्ड C और CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, अच्छा इनको थोड़ा दूर करें, क्योंकि पास पास रखेंगे तो रिजोनेंस हो जाएगा, डबल सिंगल डबल, थोड़ा सा दूर करते हैं, थोड़ा सा दूर करते हैं ना। बीच में एक CH2 लगा देते हैं, CH2 और CH डबल बॉन्ड CH2। अब ठीक है, ठीक, अब बात को समझना है ना। जैसे मान लो आपने यहाँ पे लिखा HBr, क्या लिखा HBr, और यहाँ पे लिखा HCN, यहाँ पे HBr, यहाँ पे HCN। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि HBr का जो योग होता है वो EAR के अकॉर्डिंग होता है, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, सॉरी। HBr का जो योग होता है वो EAR का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? EAR का। और HCN का जो योग होता है वो NAR का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? NAR। EAR मतलब क्या? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और NAR मतलब क्या? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो HBr का योग EAR का एग्जाम्पल है और HCN का योग NAR का एग्जाम्पल है। ठीक, अब ये हमारा नेगेटिव, यहाँ पे ये नेगेटिव। ठीक है, अच्छा
हमने लिखा है कि एल्किन EAR के प्रति अधिक क्रियाशील है, ठीक। और यहाँ पे ये EAR का एग्जाम्पल है, मतलब ये जो एल्कीन है और ये जो एल्काइन है, इन दोनों में से एल्किन EAR के प्रति अधिक क्रियाशील है, मतलब ये HBr यहाँ पे योग करेगा एल्कीन पे, यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये ऐसा बनेगा CH ट्रिपल बॉन्ड C और CH2 और CHBr और ये CH3, है ना। अच्छा, इनको नंबर दे दूं क्या मैं? 1 2 इन आइन, है ना, 1 2 3 4 5, ये इन से चालू होता है और ये आइन से, ठीक है। 5 कार्बन है ना, 1 2 3 4 5, ठीक। अच्छा, अब HCN का योग NAR का एग्जाम्पल है, और NAR के प्रति अधिक क्रियाशील कौन है? एल्काइन। मतलब ये जो HCN है ये एल्काइन पे जाके जुड़ेगा, है ना। तो इसका जो नेगेटिव है वो यहां जाके जुड़ जाएगा, तो ये ऐसा बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CN और CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। नोट करो। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर हमारी एल्काइन की जो केमिकल रिएक्शन है वो कंप्लीट हो जाती है। कल के लेक्चर से मैं आपको बेंजीन पढ़ाऊंगा, तब तक के लिए जय राम जी की।